इसको देख के आधा मन तो वैसे ना करो, फिर भी कैसा था, कैसा करके सही करे, कुछ तो बहुत सही लग रहे हैं। ये हमने न्यूमेरिकल करा हुआ है वाला, कॉपर और स्टील वाला साथ में ज्वाइन वाला, ये तो आसान पेपर लग रहा है। चलिए भाई बच्चों, एक बात सुनो पहले, क्लास रुको, आज तो स्पीकर दब गया अंदर ही। हेलो हेलो हेलो, चलिए भाई क्लास बोर्ड पे देखिए आप लोग। ध्यान, अपने पड़ोसियों को बोलो बातें ना करें। आयुष, बस, जतिन, ठीक है, अब जो बातें करते थे वो आगे आ चुके हैं, अब तू पीछे जाके अगर करने लग जाएगा तो फिर क्या फायदा। ये तो सही हो गए लग रहा है बच्चे, अब आगे और ज्यादा बढ़ेगा, सह लेगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो चलो सुनो भाई, ऐसा देखो भाई, मैं एक बार चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना दे दूं कि आप लोगों का जो नेक्स्ट टेस्ट फिजिक्स का है, आप लोगों को संडे को बोला था ना, तो उसमें थोड़ा सा डेट जो है ना चेंज हो सकती है, जिसकी फाइनल कंफर्मेशन मैं आज शाम को दूंगा किसी वजह से, क्योंकि संडे को एक्चुअली सेंटर में और भी टेस्ट है, तो कुछ शेड्यूल हमें दिक्कत कर रहा है। केमिस्ट्री का कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फिजिक्स का। तो या तो आपका या 12th का किसी एक क्लास का ना फ्राइडे को होगा, मतलब उससे एक दिन पहले होगा। अरे देखो, ये मैं आप लोगों को, सुनो, शोर मत करो, कोई एक दिन पहले नहीं बता रहा, लगभग 4-5 दिन पहले बता रहा हूं, सो प्रिपेयर हो सकते हैं। अरे मैं कोशिश करूंगा 12th का करूंगा। चलिए क्लास, बस भाई अब हम बात करते हैं विशेष, गेट बंद कर लो, सही रहेगा। कोई नहीं, उसके लिए ग्रुप में मैसेज आ जाएगा आप लोगों को। अरे सही है, पक्का कुछ नहीं है, भी वैसे बता रहा हूं। प्रेम भाई देखो, ये इंडिविजुअली मुझे हर एक बच्चे को ना बोलना पड़ेगा, क्लास में आपके डिस्कशंस नहीं होने चाहिए यहां पर आने के बाद। स्वयं बस अब ऐसे हो ना, जिस पोजीशन में हो, जिस तरीके चुप हो, बिल्कुल ऐसे ही रहना है अगले 40-50 मिनट, ठीक है। 45 या 50 मिनट की क्लास होती है, उसमें आप लोगों को बड़ा डिसिप्लिन रहने की जरूरत होती है। चैप्टर आप लोगों को पता है, वेव्स हमें लास्ट करना है, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी हालांकि बच जाता है, तो वो भी करवा दिए जाएंगे आप लोगों को, लेकिन वो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, मेन चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के बाद। चलिए, कौन बताया क्लास में कि वेव क्या होती है, वेव किसे कहते हैं? मैंने शायद वेव को लेकर जिक्र आप लोगों से पहले भी करा है, और जब भी मैं वेव पूछूं ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं कि ये वेव है ना, ऐसे लहर बना देते हैं। तो वैसे अगर कोई डिफाइन करना चाहे क्लास में, तो वेव को कैसे डिफाइन करोगे? हाउ कैन यू डिफाइन अ वेव? वेव कैसे डिफाइन करोगे, बताओ। डिफाइन करने को बोला है, किसी बच्चे को सही से पता है तो बताओ क्लास में। आदर्श कुछ बोल रहा है, सुनो। हाँ आदर्श, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और थोड़ा सा और कुछ इसमें ऐड हो सकता है। चलो समझाता हूं, देखो वेव क्या है। वेव क्या है, अगर वेव को डेफिनेशन तौर पे लिखा जाए तो हम बोलते हैं अ डिस्टरबेंस विच कैरी सम, oh sorry, a disturbance which carries some energy from one point to another without the actual movement of particles.
मतलब ये वाली लाइन लिखनी जरूरी भी है, नहीं भी है, बस इसके बिना भी चल जाएगा अगर विदाउट द एक्चुअल मोमेंट भी लिखो ना, और सिर्फ इतना लिखो कि एक डिस्टरबेंस जो कि एक एनर्जी कैरी करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उसको हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। और लाइन अगर वो ऐड करते हो तो थोड़ा और एक्यूरेट हो जाता है डेफिनेशन, लेकिन समझिएगा ये क्या चीज है, आइए समझाने की कोशिश करते हैं। वेव आप लोगों ने कहां कहां पर देखी? सपोज करते हैं कि किसी बैंक के बाहर या किसी स्कूल के बाहर ना बहुत सारी साइकिल्स ऐसे लाइन से लगी हुई है, बहुत सारी साइकिल्स खड़ी हुई है, समझिएगा बात को ध्यान से, और वो एक के साथ एक लगी पड़ी है। अब किसी एक बच्चे ने हरकत करने के लिए किसी एक तरफ की साइकिल को ऐसे गिरा दिया, तो उसने किसी एक एंड पर डिस्टरबेंस करी। अभी भी कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, चैप्टर शुरू हो रहा है, आप लोगों को फिर भी बातें करनी सूझ रही, मेरे को समझ में नहीं आता यार, कितने सीरियस आप नए चैप्टर को लेके, फेल हो जाओगे बता रहा हूं। जो जो ऐसे मस्ती में लगा हुआ है ना कि मैं बातें कर लूं और फिर भी मेरी सारी चीजें हो जाएंगी, बढ़िया तरीके से नंबर आ जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, फेल हो जाओगे, फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा 1 साल, फिर दोबारा फीस भरनी पड़ेगी। क्यों समझ नहीं आ रहा मुझे तो पता नहीं लग रहा, कई बार बता चुका हूं ये चीज। तो मैंने बोला कि अगर कहीं किसी जगह पर बहुत सारी साइकिल लाइन से लगी पड़ी है और आपने किसी एक साइकिल को ऐसे धक्का दे दिया, तो आपने तो डिस्टर्बेंस किसी एक पॉइंट पे करी थी, बट आपने उसका उसका रिजल्ट महसूस किया, कैसा हुआ, एक साइकिल गिरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और ऐसे करके 20 साइकिल लगी, तो 20वीं साइकिल तक वो साइकिल जाके गिर गई। आप वहां से वहां नहीं गए, और पहले वाली साइकिल वहां नहीं गई, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ऐसी चीजों को बोलो क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। वेव क्या होता है ना, वेव एक तरह की डिस्टर्बेंस होती है जो कि कुछ एनर्जी को कैरी कर रही है, विच कैरी सम एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या पार्टिकल एक्चुअली मूवमेंट हुआ? क्या जिसने धक्का दिया था क्या वो वहां तक गया? नहीं गया, बट फिर भी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी हो गई। ऐसी चीजों को बोलो क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेव। और कोई एग्जांपल, जैसे कि स्कूल में आप कभी लाइन में लगे पड़े, अगर काफी सारे बच्चे एक साथ लाइन में लगे पड़े, तो होता है ना कि एक बच्चा जो होता है वो पीछे से ऐसे धक्का देता है। अब इसने एक डिस्टर्बेंस पैदा करी किसी अपने सामने वाले बच्चे पे, और क्या होता है उसका रिजल्ट क्या होता है जरा बताओ, लास्ट वाले बच्चे तक, इधर बैठ जाओ जल्दी से, लास्ट वाले बच्चे तक वो जर्क जाता है। इससे बच के इस पे पैर न लगे कहीं ये कैमरा ले जाए। सो क्लास, जैसी वो बच्चों की लाइन लगी हुई और किसी एक बच्चे ने ऐसे धक्का दिया, तो होता क्या, आपको रिजल्ट पता है ना, हरकत करने के लिए बच्चे, लास्ट वाले बच्चे ऐसा करते हैं, तो ऐसे धक्का देते हैं और उस धक्के का असर जो है बिल्कुल आगे वाले तक जाता है। अब बताओ क्या ये पर्सन एक्चुअली में आगे वाले बच्चे के पास गया? नहीं गया, बट इसने जो एनर्जी यहां पैदा करी वो वहां तक कैरी ऑन हो गई। ये भी बोलो क्या है, वेव है। ये भी बोलो क्या है, वेव है। इसको उसको पहले वाले को साइकिल वेव बोल सकते हो, इसको ह्यूमन वेव बोल सकते हो, है ना, किसी पर्सन ने बनाई है। तो लेकिन ये क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो कि एक पॉइंट से एनर्जी को कैरी करती है दूसरे पॉइंट पे विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड वेव, है ना। आप लोगों ने कोरोना को वेव का नाम क्यों दिया था, सोचो। चाइना में ही सबसे पहले फैला था शायद, जितना मुझे आइडिया है। अगर चाइना में ही सबसे पहले फैला था तो चाइना का कोई पर्सन रामा विहार तो आया नहीं होगा, ये तो पक्का है ना। रामा विहार तो नहीं आया होगा, तो अगर रामा विहार नहीं आया तो फिर भी रामा विहार कोरोना कैसे पहुंच गया? दैट इज वेव। एक्चुअली में उसकी डिस्टर्बेंस किसी और को कैरी हुई एनर्जी, वो कहीं नहीं गया, वो वहीं था, उसने किसी और को करी, उसने किसी और को करी, उसने किसी और को करी, और ऐसे करके हमारे यहां तक भी पहुंच गया। बोलो है कि नहीं? तो एक तरीके से एनर्जी का कैरी होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड वेव। तो वेव का एग्जांपल बच्चों सिंपल सा ही है कि एक डिस्टर्बेंस होती है जो कि एक एनर्जी को कैरी कर रही होती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट गाइस? सिंपल चीज है यार, कुछ भी नहीं है ना, क्लियर है। साइकिल वेव, ह्यूमन वेव, कोरोना वेव, सबके पीछे वेव जब लगा दिया जाए समझ जाएगी कोई एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी हो रही है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके अंदर। अब वेव्स की ना टाइप आपको पढ़नी है, मैं जल्दी जल्दी मुद्दे पे आऊंगा सीधा चैप्टर के। टाइप ऑफ वेव्स, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक होती है मैटर वेव्स। बातें नहीं? अच्छा, वेव्स के कुछ एग्जांपल्स अगर आप लिखना चाहें तो पहले लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे याद रखना है कि मैं इनको क्यों बोल रहा हूं। इनको वेव बोल सकता हूं, साइकिल से बनी वेव का मतलब साइकिल वेव मैंने लिख दिया, समझ रहे हो ना आप लोग इसका मतलब क्या है ना। ह्यूमन वेव भी बन सकती है कि किसी ने ऐसे धक्का दिया और उससे एक वेव बन गई। एक वाटर वेव के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वाटर वेव, एक स्ट्रिंग वेव के बारे में कि मतलब एक रस्सी के अंदर आप लोग वेव पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं? आप लोगों ने एक रस्सी पकड़ी और ऐसे करके यहां पर डिस्टर्बेंस किया। आप लोगों ने एक रस्सी के अंदर, ध्यान देना, एक रस्सी के अंदर आप लोगों ने यहां से एक डिस्टर्बेंस पैदा किया और वो डिस्टर्बेंस से कुछ इस तरीके से वेव पैदा हो रही है।
आप लोगों ने जिम में देखा होगा, जिम में कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं कि वो एक जगह पे रस्सी को पकड़ के ऐसे से करते हैं। अब आप देखना जरा, वो सिर्फ और सिर्फ रस्सी के इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है, बट आप देखते हैं कि रस्सी का हर एक पॉइंट डिस्टर्ब हो रहा है यार। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर आपने जिम में ये वाला सिनेरियो देखा हो या पिक्चरों में देखा हो तो आप लोगों को पता होगा वो क्या करते हैं, ऐसे दो रस्सी के कोने पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे करके करते हैं। अब आप जरा मुझे बताओ, वो जो रस्सी को ऐसे से कर रहा है वो तो रस्सी के सिर्फ एंड्स पर ऊपर नीचे फोर्स लगा रहा है, बट आप क्या देख पा रहे हैं कि रस्सी का हर एक पार्टिकल जो है ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। मतलब वहां का करा हुआ डिस्टर्बेंस वहां तक जा रहा है। कौन सी वेव है बोलो? स्ट्रिंग वेव है। कौन सी वेव है? स्ट्रिंग वेव है, रोप वेव, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि चलो ये वाली तुम्हें समझ में आती है, ये वाली समझ में आती है, सुनते रहिए, बातें नहीं। जो वाटर वेव होती है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों को। अब मैं थोड़ा सा वाटर वेव को लेकर हल्की सी बात करता हूं ताकि आपको बस पता रहे, क्योंकि इन नेक्स्ट क्लास यानी 12th क्लास के अंदर में वाटर वेव्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो पानी में जब कभी आपने कभी पत्थर फेंका तो पानी में आप लोगों ने गोले बनते देखे, देखिए गोले बनते हुए, बने हुए ना गोले, ऐसे पत्थर फेंका तो ऐसे गोले बनते, कोई ईंट सी फेंक जैसे गोले बनते हैं ना। तो ये गोले क्यों बने? ये स्क्वायर क्यों नहीं बन गया? क्या थोड़ा और बढ़िया लगता स्क्वायर बनता? तो ये गोले क्या है वैसे, कहां से बने, क्या चीज है, कोई मुझे बता सकता है क्लास में? हाँ बताओ आयुष, तुम क्यों कर रहे हो? अच्छा, कौन बताएगा ये गोले कैसे दिखते हैं हमें? हाँ तो अरे यार, मैं पूछ रहा हूं ना कि ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा कैसे दिख रहा है? हाँ ठीक है, हाँ बताओ, हाँ बताओ। वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए आप ना पानी को ना ऐसे समझिए जैसे वो पूरी पूरी चादर है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में भी एक अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जैसे तुम लोगों ने कभी घर पे देखा हो कि एक चादर पे अगर आप ऐसे जर्क देते सिर्फ एक एंड पे, तो वो चादर में पूरे में बनता है कि नहीं बनता वेव? ऐसे करके देखे देखना, पूरी चादर में ऐसे वेव बनता है कि नहीं बनता? तो पानी भी एक तरह का ऐसा ही चादर है। जब आप उसके एक पॉइंट पर कभी ऐसे डिस्टर्बेंस करते हैं तो उसमें वेव बनता है, इधर भी, मतलब चारों दिशाओं में बनता है, चारों दिशाओं में वो एक वेव बनता है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर पानी में जहां तुमने पत्थर फेंका और वहां वेव बनी, जैसे मान लो पानी है ये और जहां पर मेरी उंगलियां है ना, यहां पर पत्थर फेंका, तो जिस जगह पर पत्थर फेंका उधर का कोई पार्टिकल ऐसे नीचे गया, मतलब डिस्टर्बेंस ऐसी हुई कि वहां के पार्टिकल नीचे चले गए। तो अगर ये नीचे गए तो ये ऊपर है, समझो। और ऐसी वेव फिर पैदा होती है हर दिशा में, मतलब कि ये समझना कि जब यहाँ के नीचे गए तो यहाँ के ऊपर है, यहाँ के नीचे तो यहाँ के ऊपर है, ऐसे यहाँ भी ऊपर है, ऐसे यहाँ भी ऊपर है। समझना मेरी बात को। जैसे कि वेव के अंदर क्या होता है, जो उठा हुआ पोर्शन होता है क्रस्ट होता है, और जो झुका हुआ पोर्शन होता है वो क्या होता है, ट्रफ होता है। फिर उठा हुआ बोलो क्या होता है, क्रस्ट, ये क्रस्ट, फिर ये ट्रफ, फिर ये क्रस्ट। तो जैसे ही आपने पानी में पत्थर फेंका, पहले तो पानी बिल्कुल प्लेन है, जैसे ही आप पानी में जिस जगह पर पत्थर फेंकेंगे वो पोर्शन नीचे धसेगा, तो धसा ये उठा रह गया। ऐसे में क्या हुआ, अब हर जगह से उठा रह गया, मतलब इधर से भी उठा, इधर से भी उठा, इधर से भी उठा। ऐसे में अगर 6-7 बच्चे हम हाथ लगा लें ऐसे करके, तो आपको नहीं गोला बना हुआ नजर आएगा। क्या नजर आएगा? इन सभी उठे हुए पोर्शन से, क्योंकि आप देख रहे हैं साइड से, और साइड से देखने में धसे हुए पोर्शन नजर नहीं आएंगे। कौन से पोर्शन नजर आएंगे? उठे हुए। ऐसे ही क्या हुआ कि जहां आपने पत्थर फेंका, ध्यान समझ लीजिए, एक बार सीख लीजिए इस चीज को, हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे ही पानी पहले ऐसे था, सब कुछ दिख रहा था बिल्कुल, लेकिन जैसे ही पानी धसा तो धसे वाला पानी नहीं दिख रहा आपको, ट्रफ वाला नहीं दिख रहा, उठने वाला जो है, उठा हुआ जो है, क्योंकि वेव ऐसे बनी है, देखो ऐसे, फिर धसा, फिर उठा। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे जहां पर भी है, ऐसे क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, और चारों दिशाओं में ऐसे बना है, चारों दिशाओं में ऐसे बना है। तो मेरी बात बताओ कि यहां पर अगर जैसे ये ऐसे क्रस्ट उठा हुआ है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऐसे जोड़ के देखिए, सर्कल बनेगा। फिर ये धसा हुआ सारा पानी इधर से भी धसा हुआ है, और फिर धसने के बाद फिर उठेगा। ध्यान समझो, धसने के बाद फिर से उठेगा। ऐसे ही यहां पर भी धसने के बाद फिर से उठेगा, तो फिर दोबारा से तुम्हें नेक्स्ट क्रस्ट नजर आने लगेगा। तो वो क्या नजर आएगा बोलो? सर्कल नजर आएंगे। समझ ही नहीं आया सर, पता नहीं क्या बोल रहे, नहीं आया ना? कि एक पानी के अंदर अगर आप लोगों ने पत्थर फेंका तो उससे एक वेव बनी कुछ ऐसी, यहां से भी ऐसी, यहां से भी ऐसी, यहां से भी ऐसी, हर दिशा में। तो जो आपको ये क्रस्ट यानी जो उठे हुए क्रस्ट वाले पोर्शन नजर आ रहे हैं वो एक सर्कल है। फिर धसा हुआ पोर्शन नजर, चारों दिशाओं में धसा हुआ पोर्शन नजर नहीं आ रहा है, ऐसे करके ये उठा हुआ नजर आ रहा है, फिर अगला वाला जो धसा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा, फिर दोबारा से जो धसने के बाद फिर दोबारा उठेगा, जो अगला क्रस्ट बनेगा सबका वो क्रस्ट नजर आ रहा है, फिर दोबारा से सर्कल नजर आ रहा है, फिर धसा हुआ पोर्शन नजर नहीं आ रहा, फिर उठा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है, तो आपको फिर एक गोला नजर आ रहा है। अगर आप टॉप से जाके देखेंगे ना, पानी को ऐसे ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा
कि पानी के अंदर क्या चल रहा है, पानी के अंदर ऐसे ऐसे वेव बना हुआ है, ऐसे ऐसे चारों दिशाओं में वेव बना हुआ है। लेकिन जब साइड से देखोगे तो जो धसा हुआ पोर्शन है क्या वो आपको नजर आएगा? आपको सिर्फ कौन सा पोर्शन नजर आएगा? उठा हुआ, यानी क्रस्ट वाला। तो सबका क्रस्ट मिलकर एक सर्कल बनाता है। अगर विश्वास नहीं होता पहला पहला क्रस्ट जोड़ के देखो सबका, यहां से वेव बनी, इसका उठा हुआ, यहां से वेव बनी, इसका उठा हुआ, यहां से वेव बनी, इसका उठा हुआ, देखो उठा हुआ यहां से। अब सारे के सारे इनको जोड़ो, सर्कल बना। ऐसे ही दोबारा सेकंड टाइम पे सबका ऐसे जो ये क्रस्ट ट्रफ जा रहा है, ट्रफ के बाद फिर सबको उठाओ तो सबका क्रस्ट फिर से जुड़ जाएगा, क्या बनेंगे? सर्कल्स बनेंगे। समझ नहीं आया? तो आप लोग इसमें क्या पा रहे हैं कि भैया इधर भी एक वेव बनी है। ये कौन सी वेव है बोलो? वाटर वेव है। और वाटर वेव में जो आपको सर्कल्स नजर आते हैं, दे आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ द क्रस्ट एंड ट्रफ। जो ट्रफ है वो धसे हुए पोर्शन है वो हमें नजर नहीं आते हैं, उठे हुए पोर्शन जो क्रस्ट होते हैं वो हमें नजर आ जाते हैं और हमें एक वेव का फॉर्मेशन दिखता है। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया? ठीक है, इतना इमेजिनेट कर पा रहे हो ना आप लोग सब? तो ये वाटर वेव्स हैं बच्चों। अभी चिंता मत करिए, जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर तो बात समझ में आएगी। अब वेव ना बच्चों तीन तरह की होती है। पहले चीज तुम्हें समझ में आ गई, डिस्टर्बेंस होती है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को कैरी करती है। अब ये तीन तरह की होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वाटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? वेव्स विच नीड material medium to propagate। मटेरियल मीडियम के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं पार्टिकल टू प्रोपगेट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आज तो देखो बच्चों पहली क्लास है तो हम लोग ये मान के चले कि आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पे ही ज्यादा काम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास से चैप्टर के अंदर चीजें असली शुरू हो जाएंगी, बट पहली क्लास में हमें पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइज, मैंने बोला कि मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? द वेव्स व्हिच नीड मटेरियल मीडियम पार्टिकल टू प्रोपगेट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब ये क्या चीज है? एक बात मुझे बताओ, ये जो रस्सी में तुमने वेव बनाई थी अभी ऐसे करके, अगर रस्सी कहीं से भी ब्रेक हो जाए तो क्या वेव आगे जा पाएगी? इसका मतलब इस वेव को, इस डिस्टर्बेंस को आगे कैरी होने के लिए किसकी जरूरत है? बीच में रस्सी पार्टिकल की जरूरत है। साइकिल आपने गिराई थी, अगर बीच से 3 साइकिल हटा दो, क्या वेव आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, रुक जाएगी वहीं की वहीं वेव। अरे होगा कि नहीं होगा? तो बीच में मटेरियल की जरूरत पड़ेगी इस वेव को आगे प्रोपगेट करने के लिए। ठीक है, लिखो मत गाइस, बाद में लिख लेना, पीडीएफ मिल जाएगा इसका। सो आपने साइकिल वाला जो समझा, साइकिल वाले में भी आपको बीच में साइकिल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा बताइए, जब कोरोना वेव को ब्रेक करने का क्या तरीका अपनाया गया था? आइसोलेट किया गया था कि भैया ये रामा विहार से आगे ना जाए तो रामा विहार को आइसोलेट कर दो कि भैया कोई बाहर नहीं निकलेगा, है ना? तो आइसोलेट करने का मतलब वो मटेरियल मीडियम को यानी पार्टिकल को बीच में ब्रेक कर दे रहे हैं कि पार्टिकल ही नहीं होगा तो आगे वेव कैरी नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे कोई भी वेव जिसमें बीच में मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे साइकिल वेव, समझ रहे हैं? ह्यूमन वेव, अगर बीच में बच्चा हट जाए तो फिर वो आगे वेव कैरी नहीं होगी। कोरोना वेव, ये सारी वेव्स ऐसी हैं जिनमें पार्टिकल्स की नीड पड़ेगी बीच में, तो इनको बोलो क्या बोलते हैं क्लास? ऐसी वेव्स को बोलो आप लोग क्या बोलते हो? मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते हो? मैकेनिकल वेव्स। तो भैया मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? सबको क्लियर है या किसी को डाउट है भैया? ऐसी वेव जिनमें बीच में पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी, बिना पार्टिकल के। वाटर वेव है, पार्टिकल होगा, पानी होगा तभी तो वेव बनेगी ना भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सोचो जरा, इमेजिन करो, ये पानी है, बीच में फिर कोई लैंड है और फिर पानी है, तो क्या इस पानी की वेव उधर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। इसका मतलब कि मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वाटर वेव को बनने के लिए पानी का होना जरूरी है, स्ट्रिंग वेव को बनने के लिए स्ट्रिंग का होना जरूरी है, साइकिल वेव को बनने के लिए हर पॉइंट पे साइकिल का होना जरूरी, तभी साइकिल वेव कैरी कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना मैंने आप लोगों को बच्चों में पढ़ाई है, याद है? एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। चलो सारी बातें छोड़ो, एक वेव समझ लो, ये सामने जो लाइट जल रही है, ये सामने जो लाइट चल रही है, इसको किसी तरह के पार्टिकल की जरूरत नहीं है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। तो बोलते हैं वेव्स which does not require any medium to propagate energy, बच्चों प्लीज, from one point to another। ऐसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जो लाइट है ना, लाइट बेसिकली, लाइट आप तक यानी हम तक, अर्थ तक, ये अर्थ है और ये सन है, यहां से लाइट आती है। आपको पता है बीच में ना, बीच में एक ऐसा स्पेस पड़ता है जहां पर कोई पार्टिकल ही नहीं है। आज ये कुछ ज्यादा दिक्कत कर रही है। बीच में एक ऐसा स्पेस पड़ता है वेयर इज नो मीडियम,
वेयर देयर इज नो मीडियम, समझ लीजिए हम तक जो रोशनी जिस रास्ते से पहुंच रही है सन से, एक जगह ऐसी भी पड़ती है जहां पर पार्टिकल ही नहीं है, कुछ भी वैक्यूम है पूरा का पूरा। और सोचिए कि अगर वहां पर वैक्यूम और फिर भी रोशनी हमारे तक आ रही है, इसका मतलब इस वेव को, लाइट वेव को चलने के लिए किसी भी पार्टिकल की जरूरत नहीं है। साइकिल वेव कर पाती है ऐसा? नहीं कर पाती, बीच में साइकिल्स होनी चाहिए। ह्यूमन वेव्स में जहां पर भी ह्यूमन हट गए वो वेव ट्रेवल करना बंद कर जाएगी। स्ट्रिंग वेव में जहां से रस्सी काट दी वहीं से वेव आगे बढ़ना बंद हो जाएगी, वो तो मैकेनिकल वेव्स है। लेकिन ये वाली जो वेव बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, दीज आर द लाइट वेव्स जो ये है, अगर पार्टिकल ना भी, चलो एक बात बताओ, मैं अगर इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, एक बर्तन के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दूं, एक टैंक के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दूं, उसमें बल्ब जलाऊं, क्या बल्ब नहीं जलेगा? जलेगा, जलेगा। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दूं फिर मैं आपको पढ़ाऊं, तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को? क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा? मेरी साउंड नहीं आएगी। साउंड इज अ टाइप ऑफ द मैकेनिकल वेव। साउंड कैसे ट्रेवल करती है? जब मैं कुछ बोलता हूं ना तो मैं अपने आसपास के जो एयर पार्टिकल्स है ना, इनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, और ये एयर पार्टिकल ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी डिस्टर्ब होते हैं ना, तो ये डिस्टर्बेंस आप तक सब तक जाती है। इसको डिस्टर्बेंस आपके रीड करता है, ईयर ड्रम रीड करता है, कहते हैं डिस्टर्बेंस हुई। समझो समझो, ये जो एयर के पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, आपका ईयर ड्रम रीड करता है कि ये डिस्टर्बेंस हुई, आपको सुन जाता है मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन अगर यहां पर एयर पार्टिकल नहीं हुए, बिल्कुल इसको हम वैक्यूम कर दे, फिर मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। बेसिकली यहां पर पार्टिकल नहीं होंगे तो मेरी आवाज भी आप तक नहीं जाएगी, बिकॉज पार्टिकल ही डिस्टर्ब होते हैं और आपका एयर ड्रम उन पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस को ही सुनता है। समझिए इस बात को, नहीं आ रही बात समझ? तो साउंड वेव इज बेसिकली टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, बट द लाइट वेव, अगर इस रूम में पार्टिकल नहीं हो तो भी बल्ब जल जाएगा। इसका मतलब कुछ वेव्स को मटेरियल्स की जरूरत, पार्टिकल में मीडियम की जरूरत नहीं होती, मतलब मीडियम में पार्टिकल हो या ना उनको फर्क नहीं पड़ता, चल जाएंगी। तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जिनको जरूरत होती है, बोलो वो कौन सी होती है? बोलो मैकेनिकल वेव्स। इज दिस क्लियर और नॉट? ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 11th में, ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। और मैटर वेव्स थोड़ा सा ना आपके कंसेप्ट से थोड़ा सा, मतलब आपके मतलब स्कोप से थोड़ा बाहर है अभी फिलहाल। पढ़ना तो ये भी है, 12th में थोड़ा सा पोर्शन इसका भी है। मैं क्या कह रहा हूं, 12th क्लास में बहुत स्लाइटली पोर्शन इस मैटर वेव का भी है, बट बहुत डिटेल्ड पोर्शन नहीं है, थोड़ा सा है। अब ये वेव्स क्या होती हैं ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज अभी इसकी जरूरत ही नहीं है, चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाली जो वेव्स होती हैं, ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा कुछ जानना ही चाहते हो हल्का फुल्का, डी ब्रोगली वेव पढ़ाई मैंने आप लोगों को, डी ब्रोगली पढ़ाई थी मैंने। एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर। एक पार्टिकल चल रहा है तो उसके पास कुछ वेव जैसे कैरेक्टर्स होंगे, होता है ऐसा, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। वही मैटर वेव्स होती है, वही मैटर वेव्स होती है। ए सुन ले, मैंने क्या बताया, बताइए जतिन, क्या बताया मैंने मैटर वेव्स के बारे में? हाँ 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 हाँ, तो थोड़ा सा मैंने क्या बताया अभी? कुछ ऐसा बताया भाई मैंने आपको चैप्टर 2 में एक टॉपिक पढ़ाया था, आता है ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, जिनको आता है उनके लिए थोड़ा सा वो है कि इनको पता लग गया क्या है। एक्चुअली में डी ब्रोगली वेव में हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि दुनिया का हर एक चलता हुआ पार्टिकल के पास में कुछ वेव जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। वेव जैसे कैरेक्टर, जैसे वेव क्या होता है? वेव ऐसी होती है कि वेव ना ऐसे रास्ता मतलब डेविएट हो सकती है। अब पार्टिकल नहीं होता, जैसे बुलेट यहाँ से किसी को मारेंगे, गोली मारेंगे तो गोली सीधी जाएगी, बट पानी यहाँ से भेजेंगे, पानी जाएगा तो पानी को जहां रास्ता मिलेगा वहां मुड़ जाएगा, ये होती है वेव। तो वेव में और पार्टिकल में यही फर्क होता है, पार्टिकल सीधा चलता है, वेव ऐसे मुड़ जाती है, डिफेक्ट हो जाती है। तो हमने ये पाया कि वो ये कहते हैं कि हमारे हर पार्टिकल्स के पास ना कुछ वेव जैसे कैरेक्टर्स भी होते हैं। अब इनको बुलाते हैं मैटर वेव्स। मैंने बोला ना डिटेल में जाऊंगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि ये चैप्टर में हमारे नहीं है तो अभी हम नहीं करेंगे। तो ये भी आप लोगों को क्लास 12th और हायर क्लासेस में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो अभी किसके बारे में पढ़ना है? इसी पे चर्चा रखते हैं अपनी, है ना। और इसके एग्जाम्पल अगर आप लोग जानना चाहते हैं सुन लीजिए, इसके एग्जाम्पल बोलो कौन कौन है? स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव, साइकिल वेव, कुछ भी बोल दीजिए। और यहां पर क्या है? विजिबल लाइट, एक्स रेज बोल दो, अल्ट्रावायलेट रेज बोल दो, ये सब रेज ऐसी होती हैं जिनको किसी भी प्रकार के मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मटेरियल है बीच में तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ये ट्रैवल कर जाएंगे। सो गाइज 1 मिनट आखिरी में रिपीट करूंगा चीजों को और फिर मैं आगे बढ़ूंगा चैप्टर के अंदर। मुझे सबसे पहले बताइए क्या होती है वेव, सबको क्लियर है? एनी डिस्टर्बेंस which carry some energy from one point to another is called wave, ठीक है। सेकंड चीज मैंने क्या बोली, वेव की 3 टाइप होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव, जिसमें से मैकेनिकल हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी वेव जिनको एनर्जी कैरी करने के लिए बीच में पार्टिकल का होना जरूरी है। पार्टिकल होंगे तो कैरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी भाई। तो मटेरियल पार्टिकल पर डिपेंड करती है, यहां पर पार्टिकल होने चाहिए मीडियम के अंदर, तभी वेव ट्रैवल करेगी। और इसमें क्या होता है, पार्टिकल हो या ना हो कोई फर्क
जैसे कि सूरज से हमारे पास जो रोशनी आती है उसके बीच में वैक्यूम है, बट फिर भी लाइट आ जाती है, मतलब लाइट एक ऐसी वेव होगी जिसको किसी भी तरह के पार्टिकल की नीड बीच में नहीं है। तो मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है, और उनकी भैया अब ये बात ही नहीं करनी है, वो बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों के, छोड़ दीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े, तीनों समझ में आ गई। अब अगला सुनो भाई। अब है लास्ट चीज जो हमें पढ़नी है क्लासिफिकेशन के अंदर, वो है टाइप ऑफ, क्या हुआ बताओ 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 सना, मेरे को बताओ क्या हुआ, कुछ पूछना चाह रहे हो तुम? हाँ, वो हीट वेव्स किस में आ जाएंगी? इसी में आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट हो जाती है हीट वेव्स, पार्टिकल हो या ना हो को फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसवर्स वेव्स। अरे बच्चों वैसे एक बात बताओ, तुमने 9th क्लास में नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, है ना, है ना, ये तुमने पढ़ा होगा पक्का। वेव्स 9th क्लास में था आई थिंक, साउंड में ना। ओए बस इधर देखो, दो तरह की वेव्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। चलिए जल्दी से देखते हैं, फटाफट फटाफट समझते हैं। इसमें दोनों में बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे होता है, डेफिनेशन लिख दूंगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। जो पार्टिकल्स हैं वो तो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, और ऐसे क्या है बोलो, डायरेक्शन ऑफ वेव। मीन्स व्हेन इन अ वेव द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। समझाऊंगा क्या चीज बोल रहा हूं मैं। अगर मेरे पार्टिकल्स का ऑसिलेशन वेव की डायरेक्शन के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस चीज में। आप लोग मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, तुमने वो रस्सी वाली उसको समझा? अभी जरा सभी बच्चे ध्यान से इसका जवाब देना है आप लोगों को। मैंने रस्सी में उसके सिर्फ एंड्स पे ऐसे ऊपर नीचे जर्क लगा रहा हूं, ऐसे उसको ऊपर कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं। अरे एक ही जगह पे मेरे हाथ हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहा हूं मैं, एक ही जगह पे है। इसका मतलब पार्टिकल्स को ऊपर नीचे कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, वेव कहां जा रही है पहले समझो, आगे। अच्छा तुमसे मैं अगर ये पूछूं कि इस रस्सी में जिसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, जिस रस्सी को मैं ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूं, ऊपर नीचे कर रहा हूं, इस रस्सी में हर पार्टिकल क्या कर रहा है बताओ जरा, कैसा मोशन कर रहा है बताओ जरा। क्या ये पार्टिकल कहीं आगे जाता है? नहीं सर, ये ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता होगा, ऊपर उठता होगा फिर नीचे गिरता होगा। अगर आप रस्सी को ध्यान से देख रहे हैं तो जब जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो रस्सी का हर पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, लेकिन आपको पता है हो क्या रहा है, वेव कहां जा रही है, आगे जा रही है। इसको समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन दिखाता हूं आप लोगों को, कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक जगह है, यहां पर मैंने इस रस्सी में ना यहां पर एक जर्क दिया, समझना। ये जर्क ऐसा है कि मैंने इस रस्सी को ऐसे करके यहां पर एक झटका मारा, तो जब यहां पर झटका मारा तो मैंने इस वाले पार्टिकल्स को ऊपर करा और फिर एकदम झटका मार के नीचे कर दिया। तो अभी इस जगह के पार्टिकल ऊपर गए, लेकिन मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये ऊपर गए, और समझना मेरी बात को ध्यान से, इसके साथ कनेक्टेड है अगले पार्टिकल। तो जब इसकी ये ऊपर गया तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा, क्योंकि बगल में और पार्टिकल्स भी हैं, तो वो फोर्स इसको भी ट्रांसफर होगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ये तो नीचे आ जाएगा, लेकिन इसने अपनी डिस्टर्बेंस किसको कैरी कर दी, आगे वाले को। तो थोड़ी देर बाद कौन से पार्टिकल उठे हुए होंगे, आगे। ये तो एक जर्क दे रहा हूं बस मैं, आगे वाले उठे होंगे, समझ रहे मेरी बात को। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी और आगे वाले उठेंगे। बोलो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या पा रहे हैं कि जो पार्टिकल थोड़ी देर पहले ऊपर गया था वापस से बोलो कहां आ गया, नीचे आ गया। नहीं आई मेरी बात समझ में? और एक स्ट्रिंग के अंदर अगर आप ये वेव कॉन्टिन्यूसली पैदा कर रहे हैं, सो एवरी पार्टिकल इज मूविंग अप एंड डाउन, and the wave is moving in this direction. The direction of the wave is perpendicular to the, बोलो सब बच्चे, डायरेक्शन ऑफ द वेव क्या है बोलो, समझ पा रहे हो? डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे है बोलो, पार्टिकल्स की ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है। अक्षर बात समझ में आ रही है? ऐसी वेव्स को बोलो क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। मैं सब कुछ छोटी क्लास का रिपीट करा रहा हूं, 9th-10th में था ये चीजें, लेकिन करानी पड़ती है, बेसिक्स वाली चीजें आनी चाहिए आप लोगों को। तो अगर हमारी, बस आपको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन बताओ, तो आप बोलेंगे व्हेन इन अ वेव द डायरेक्शन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, द वेव इज सेड टू बी ट्रांसवर्स वेव। चलिए मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना ट्रांसवर्स है लॉन्गिट्यूडनल है? लॉन्गिट्यूडनल तो आपने पढ़ी नहीं है अभी। वाटर वेव्स कैसी हैं? डिपेंड करता है थोड़ा सा कि अगर डिस्टर्बेंस उस तरह की हो रही कि नहीं। जनरली हम इसको ट्रांसवर्स ही काउंट करते हैं, वाटर को भी। अब वाटर के अंदर क्या होता है, अगर जैसे लड़कों को थोड़ा ज्यादा पता होगा, अगर पानी वानी में कभी बॉल गई होगी पहले, कभी है कूदा भी है, पानी में कभी बॉल चलेगी मान लीजिए, और आप पत्थर फेंकते हैं तो बॉल के बिल्कुल आसपास हिट हो जाए तो बॉल आगे मूव करेगी।
अगर बॉल से कहीं दूर हिट हुआ है ना, मतलब कि आपने उस पानी के अंदर पत्थर फेंका, उस पानी में पत्थर फेंका, बॉल यहां पड़ी, आपने पत्थर यहां हिट करा, आप कभी भी बॉल को देख लेना, बॉल बस ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करके रुक जाएगी। देख लेना, एक पानी में बॉल पड़ी हुई है, आपको वो बॉल निकालनी है, बाहर निकालनी है इस तालाब से, आपने पत्थर इसके आसपास हिट कर दिया तो उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा और ये बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर इससे दूर हिट हुआ तो एक वेव बनेगी। क्या बनेगी बोलो? वेव। और वो वेव कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, बोला है कि नहीं? और जिसकी वजह से ये बॉल जो है ना, इसके जो पानी के पार्टिकल जिसके ऊपर टिकी हुई है, पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे जाएंगे और बॉल भी ऊपर नीचे जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। करके देख लेना, पानी में डाल के उसको फेंक के देखना पत्थर को थोड़ा दूर, आप देखेंगे बॉल ने ऊपर नीचे मोशन किया। इससे पता लगता है अगर बॉल ने ऊपर नीचे मोशन किया, इसका मतलब यहाँ के पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। बट वेव आपको दिखती है कि आगे की तरफ बढ़ती भी जाती है, वेव तो आगे की तरफ बढ़ती भी जाती है, बट पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग एट देयर पोजीशन। तो मुझे बताओ कौन सी वेव है? बोलो, ट्रांसवर्स वेव है। एनी वेव in which the wave is moving in a direction which is perpendicular to the oscillation of particle is said to be the transverse wave. String wave भी transverse wave है, water wave भी transverse wave है। Is this clear or not? हाँ हाँ, ये सबसे ऊपर वाले सरफेस पे ही होगी, हाँ बल्क में नहीं होगी, हमेशा सबसे ऊपर वाले सरफेस पे। तो क्या बोलेंगे बच्चों? क्लास प्लीज। तो मैं ये बोलूंगा, क्या बोलेंगे भाई? द वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड, ओ भैया समझ लो जल्दी जल्दी, बेसिक्स पार्ट जल्दी खत्म करते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव एटसेट्रा। ठीक है? सो व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस एंड द वेव इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, मींस बोथ आर एट 90 डिग्री, बोथ आर एट 90 डिग्री, सो वी कैन से दैट द वेव इज सेड टू बी द ट्रांसवर्स वेव। ठीक है? मैकेनिकल के पार्ट है। अब आइए लॉन्गिट्यूडनल पे आ जाइए फटाफट से। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? देखिए लॉन्गिट्यूडनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है। साउंड वेव अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगी। होता क्या है, अब मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। हाँ भाई इधर रुक जाओ। जैसे कि मान लीजिए कि आप और मैं अभी ना एक कन्वर्सेशन में है कि मैं आपको बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। बेसिकली ये सब किस कारण से पॉसिबल हो पा रहा है? तो बड़ा ही अच्छा मैकेनिज्म इसके पीछे है कि हमारे बीच में, आपके और मेरे बीच में क्या है बताओ जरा? एयर के पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स हैं। सुनिएगा, ऐसे कुछ बस, ठीक है? ये नॉर्मल सिचुएशन में एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर बीच में है ना, और यहां मैं खड़ा हूं और यहां पर आप है, कोई भी है, मान लीजिए कोई भी लिसनर है, यहां पर ऑब्जर्वर है। अब होता क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में मैं चुप हूं, आप भी चुप है, एयर के पार्टिकल्स नॉर्मल अपनी पोजीशन पे। लेकिन जब भी मैं कुछ भी प्रोनाउंस करूंगा, होगा क्या? जरा ध्यान समझना, सिंपल सी चीज है यार। अच्छा, जैसे मैं कुछ बोलता हूं तो मैं एक प्रेशर क्रिएट करता हूं, एग्री और नॉट? जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो मैं एक प्रेशर क्रिएट करता हूं, और वो जो प्रेशर क्रिएट करता हूं अपने मेरे सबसे नजदीक जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर करता हूं। तो जब मैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता हूं तो उनको एक धक्का लगता होगा, और जब धक्का लगता होगा तो वो पार्टिकल कहां की तरफ खिसकते होंगे? आगे की तरफ। तो होता क्या होगा कि जैसे ही ये पार्टिकल थोड़ा आगे की तरफ खिसकते होंगे तो यहां वाली डेंसिटी थोड़ी सी पार्टिकल्स की कम हो जाती होगी, समझो मेरी बात को, और यहां पर पार्टिकल की डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो जाती होगी? ज्यादा। इसको समझने की कोशिश करना कि कुछ ऐसा चलेगा, समझ नहीं आ रहा? देखना जरा, देखना उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं समझना पार्टिकल कहां से बढ़ गए। पार्टिकल उतना ही है, बस मैं थोड़ा डायग्राम ऐसे कर रहा हूं जैसे कि आप लोगों का एयर का कुछ पार्टिकल अभी एटमॉस्फेयर में है, मैंने जैसे ही कुछ बोला, नहीं बैठे रहो भी,
मैंने जैसे ही कुछ बोला तो ये जो एयर के पार्टिकल्स है ना, ये खिसक के आगे की तरफ बढ़े। जब ये पार्टिकल खिसक के आगे की तरफ बढ़े तो इधर पार्टिकल्स की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी, इनके इधर आने की वजह से कुछ पार्टिकल और आगे खिसके, और मैं कंटिन्यूअसली ये बात बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, मैं बोले जा रहा हूं। तो ये डिस्टर्बेंस जो होगी वो कैसे करेगी, बोलो, बार बार ये पार्टिकल कुछ आगे जाएंगे। समझो मेरी बात को कि होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखो, पहला पैटर्न समझ जाओ, उसके बाद तो चलता रहेगा कि पहले ये एयर ऐसी थी, लेकिन मेरे बोलते के साथ ही सम ऑफ द पार्टिकल गेट शिफ्टेड टू द नेक्स्ट रीजन, ड्यू टू विच दिस रीजन जो मेरे नजदीक है ना, वो थोड़ा रेयरफाइड हो जाएगा। रेयरफाइड मतलब उधर उधर पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी और नेक्स्ट वाले में पार्टिकल की संख्या बोलो क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसको बोलते हैं कि कंप्रेस्ड एयर हो जाती है और ये रेयरफाइड एयर हो जाती है, और ये कॉन्टिन्यूसली वेव पैदा होती है इस तरीके से। तो होता क्या है कि बार बार ऐसा ही दिखता है कि कुछ पोर्शन हमारे कंप्रेस्ड होते हैं, कुछ पोर्शन हमारे कैसे दिखते हैं, बोलो, कंप्रेस्ड, और कुछ रेयरफाइड। फिर बोलो क्या दिखते हैं, कंप्रेस्ड और रेयरफाइड। मेरी बात को समझो, पहला वाला पैटर्न समझ में आ गया तो सेकंड वाला भी ऐसे बन रहा होगा। अगर मैंने यहां पर कुछ बोला तो सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दिस रीजन गेट शिफ्टेड टुवर्ड द नेक्स्ट रीजन, तो नेक्स्ट रीजन में पार्टिकल की संख्या बोलो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और मेरे वाले में क्या हो जाएगी, कम। लेकिन जैसे ही फोर्स लगना बंद होता है पार्टिकल वापस भी आते हैं अपनी जगह पे। तो ये ना पैटर्न चलता रहता है, ये पैटर्न वापस चलता रहता है। और अभी इस पैटर्न के अंदर आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, अच्छा ये जो डिस्टर्बेंस जा रही है आपके कानों तक पहुंचती है, ईयर ड्रम को बचपन से एक आदत हो रखी है कि ऐसी रीडिंग्स करना, जो रीडिंग्स बचपन से वो सुन रहा है, तो वो रीडिंग्स को सुनता है और भैया आपको सेंस करवाता है कि सामने वाले ने क्या बोला। ये डिस्टर्बेंस सिर्फ ईयर ड्रम रीड कर सकता है, मेरी बात को समझना। ये डिस्टर्बेंस सिर्फ और सिर्फ कौन रीड कर सकता है, ईयर ड्रम रीड कर सकता है। अब एक बात को समझने की कोशिश करना, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली में, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, चलो बताओ, इनका ऑसिलेशन डायरेक्शन बताओ। ये पार्टिकल्स क्या ऊपर नीचे कर रहे हैं, बताओ कैसे कर रहे हैं, जल्दी बताओ। आपने फोर्स लगाया, आगे गया, जैसी फोर्स लगना बंद हुआ पीछे भी आएगा, बोलो है कि नहीं, आगे गया पीछे आया, तो बताओ क्या होगा, सब बच्चे बताओ। दीज पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस, and in which direction the wave is traveling, in which direction the wave is traveling, प्रिंस, किस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, द वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। तो आपका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऐसे और वेव ट्रैवल कर रही है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, एंड दिस इज द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। तो अब आप मुझे बताइए कि पिछली वेव में और इस वेव में क्या फर्क है, बोलो फर्क क्या है सर। इस वेव में सर पार्टिकल्स का ऑसिलेशन वेव की डायरेक्शन में ही है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, यही बोलो क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जाएगी तो बोलो क्या है, वो ट्रांसवर्स वेव। तो जब मैं भी आपसे बात कर रहा हूं ना, तो बीच के जो पार्टिकल्स है ना, वो ऊपर नीचे नहीं कर रहे, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं जितना बोल रहा हूं पार्टिकल आगे जाते हैं पीछे आते हैं, आगे जाते हैं पीछे आते हैं, और बीच की जो एयर है ना वो ऐसे हो चुकी है, रेयरफाइड कंप्रेस्ड, रेयरफाइड कंप्रेस्ड, मतलब सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ द मीडियम गेट्स हाईली कंप्रेस्ड, सम ऑफ द पोर्शन गेट हाईली रेयरफाइड। कुछ में पार्टिकल की संख्या ज्यादा है, कुछ में पार्टिकल की संख्या बोलो क्या कम। इसका मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं रहती जब हम बात कर रहे होते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेयरफाइड कंप्रेस, और ये जो आपकी क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस होती है, आपका ईयर ड्रम रीड कर लेता है। अब जो जितना तेज शोर मचाएगा, जैसे कि कोई बहुत तेज ढोल बजा रहा है, तो वो डिस्टर्बेंस भी ज्यादा पैदा कर रहा है। अगर वो यहां बहुत हाई डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा दूर तक जाएगी, तो दूर तक सुनेगा। लेकिन मेरी आवाज बाहर तक तो नहीं जा रही ना, क्यों नहीं जा रही आप समझ सकते हैं। मेरी डिस्टर्बेंस बहुत बड़ी नहीं है, तो कुछ दूरी के बाद डिस्टर्बेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये जो डिस्टर्बेंस कर रहा हूं ना, ये विशेष तक के पार्टिकल्स को हिला पा रही है बस, तो विशेष तक सुन रहा है। मोनी मैम बाहर है, अपन को नहीं सुन रहा, गौरव सर को नहीं सुन रहा। लेकिन मैं अगर बहुत तेज बोलने लग जाऊं, है ना, ढोल बजाने लग जाऊं, तो क्या होगा, यहां की आवाज बाहर तक जाएगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस यहां पर पैदा करूंगा, जितना हाई एम्पलीट्यूड यहां पर पैदा करूंगा, वो वहां तक भी जाएगा डिस्टर्ब करते हुए। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, इन दोनों वेव्स में फर्क क्या है। एक वेव के पार्टिकल्स जैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव उसके परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है, और एक केस में वेव जिस डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। डेफिनेशन समझ जाओगे, क्या ऐड करना है, द वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ द वेव is in the same direction to the direction of the oscillation of particle is called। 2 मिनट का मैं समय ले रहा हूं, एक बार आता हूं मैं, कुछ काम है बाहर, आप लोग इसे सोचिए। और एक सवाल है,
क्लास वेव वेव उसकी टाइप मैकेनिकल की ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल बेसिक कांसेप्ट में सारा क्लियर है। एक बार आप लोग 1 मिनट टाइम लीजिए और तसल्ली से इसको देखिए। छोटा सा काम हो जाता है। अरे शोर नहीं भाई, मैंने आपको डिस्कशन के लिए बोला। सना इसको देखो जो मैंने समझाया है। यार वो हमारा वोकल कोड से डिस्टरबेंस अलग पैदा होती है, तो हमारा वोकल कोड ही अलग होता है सबका। वो हम लोग हर सेम बात को करते हुए अपने अंदर से जो डिस्टरबेंस निकालते हैं ना, वो सबके डिफरेंट होती है। अरे सुनो भाई, हाँ क्या, चलो क्लास सुनो भाई। अरे स्वयं सुनो मेरी बात। देखो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हो पाया चैप्टर का, लेकिन इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले मुझे ये बताओ। दूसरी चीज सुनो, ये जो चीज है ना, इसको मैं यहां पर कर रहा हूं और ध्यान रखना इसमें क्या लिखोगे। The waves in which the direction of the wave is in the same direction to the direction of the oscillation of particles is called longitudinal wave। बिल्कुल चुप रहे हैं और बोर्ड पे देखते चले, भी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो एक बात मुझे समझ में आती है, वेव क्या है पहले वो क्लियर है। द डिस्टर्बेंस व्हिच कैरी सम एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड वेव। कोई भी चीज हो सकती है जो डिस्टर्बेंस कैरी करे एक पॉइंट से। यहां पर प्रिंस ने अंकित को कुछ बोला लेकिन बात जतिन तक पहुंच गई, तो ये भी एक तरह की वेव है ना, ये भी तो एक तरह की, बोलो क्या है, वेव है। समझ रहे हैं बात को। एक बच्चे ने किसी कान में कुछ खुशबुसाया और वो पूरी क्लास में फैल गया, दैट इज ऑल्सो वेव।
A disturbance carries some energy from one point to another without the actual movement of the particle. That is said to be बस सही वेव्स होती हैं. अब वेव्स कितनी तरह की? तीन. बोलो सब बच्चे. मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर का अभी कोई डिस्कशन नहीं होगा. सारा डिस्कशन किसके ऊपर होने वाला? मैकेनिकल वेव्स. क्या होता है मैकेनिकल वेव्स? सर ऐसी सभी वेव्स, शोर करने लग गए हो भाई लास्ट में, ऐसी वेव्स जिन वेव्स को चलने के लिए पार्टिकल मीडियम की जरूरत पड़ेगी. बीच में पार्टिकल का होना जरूरी है. आप बिना पार्टिकल के हम बात नहीं कर सकते. बीच में पार्टिकल ही डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं और ईयर ड्रम तक डिस्टर्बेंस पहुंचाते हैं. ये पार्टिकल्स ही पहुंचाते हैं. अगर ये नहीं होंगे सो वी कैन नॉट, हम एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ही ये जो स्ट्रिंग में वेव बनी है, पानी में वेव बनी है, बिना पार्टिकल्स के वेव बनना संभव नहीं है. सब मैकेनिकल वेव्स है. अब इन मैकेनिकल वेव्स को क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरीज में, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल. दोनों के वेव को, डिस्टर्बेंस को कैरी करने का तरीका अलग अलग है. एक में पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं अप एंड डाउन, वेव करती है आगे की तरफ ट्रैवल, ये होती है बोलो क्या? ट्रांसवर्स. और एक ऐसा होता है जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं ऐसे आगे पीछे और वेव भी ऐसी चलती है उसी डायरेक्शन में, तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव. साउंड वेव इज वन ऑफ द एग्जांपल. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का? सही है. अच्छा एक चीज देखो, इसको मैं थोड़ा सा उसमें दिखा देता हूं. चुप रहो बिल्कुल. कहां पर है वंशाज? हाँ भाई देख लो बोर्ड पे एक बार. अब ये बताओ कौन सी वेव थी? अरे पीछे अगर ध्यान से देखा जाए, these particles swam, these particles goes in upper direction and then देखो ये गिरेगा. यही पार्टिकल अगर आप मार्क करके देख लो, ये वाला पार्टिकल बिल्कुल इसके नीचे आके गिरेगा. अगर आप किसी भी पॉइंट पर इसको मार्क कर देते हैं, समझ लीजिए ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट थोड़ी देर बाद बिल्कुल कहां पर होगा? इस जगह पर होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको लेकिन हटाना ही पड़ेगा. चलो कोई नहीं, देखो एक बार, देखो कहां आएगा. आपको लगा वो आगे नहीं गया, वो नीचे गिरा है. देख लो हर पार्टिकल अपनी पोजीशन से नीचे गिर जा रहा है. तो पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, वेव आगे जा रही है, लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव होगी भैया. ये कैसी है? देखो ये कैसी है. इसी स्प्रिंग में देखो पार्टिकल ऐसे से कर रहे हैं. आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? Notice that the ends of the slinky don't ever leave the hands holding them. It's only the energy that travels. सुनो The places where the coils or particles are bunched together are called compression. बस ये बार दिखाना था आप Where they लोगों are furthest apart often bring actions. An example of longitudinal waves is sound. When a drum is struck, the drum skin vibrates, which causes the air particles next to it to vibrate. This causes the next air ये देख लो पार्टिकल कैसे कर रहे हैं. and the next, and so on until the vibration reaches the ear, causing the eardrum to vibrate. The vibrating air speeds away from the source, creating a sound wave. Let's look at another type of wave, transverse waves. The hand moves up and down. एक ड्रम हमारे कानों में भी है, पता है ना? वो ड्रम के ऊपर जैसी वो डिस्टर्बेंस लगती है तो वो रीड करता है कि क्या है. तो अब मेरी बात सुन लीजिए भाई. ओए बच्चों बस सुनो. ज्यादा आज हमने इसके ना तो डेरिवेशन पार्ट पे गए ना कुछ गए. पहली क्लास थी, आप लोगों को पता है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पाने चाहिए. 3-4 चीजें हैं. नेक्स्ट क्लास में आओगे पूछूंगा वेव क्या है, सेकंड पूछूंगा टाइप ऑफ वेव क्या है. 3 वेव्स हैं आप लोगों को पता है, उनमें से मैं एक के ऊपर ज्यादा आपसे बात करूंगा, दैट इज मैकेनिकल वेव. फिर इसकी टाइप क्या है आप लोग जानते हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है
ट्रांसवर्स वेव, जितना मैंने आपको आज कराया है ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए कि आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट पे गलती ना कर रहे हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसके बाद नेक्स्ट क्लास से ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड कैसी होगी, उसके डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां पर ये रुकेगा। एक अनाउंसमेंट आप लोगों के एनुअल फंक्शन के लिए, अभी सर इसीलिए बात कर रहे थे बाहर, तो वो सुन लो बस क्या है।